नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत आज आपके बीच में और आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। हमारे देश के अंदर गैंग रेप पीड़िता मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज कराने के बाद हस्ताक्षर करने से पहले जो बयान दी वही बयान हूबहू दर्ज हुए कि नहीं, ऐसी मांग करने पर जेल भेजी जाती है। उसको अधिकार नहीं है गैंग रेप पीड़िता को ये जानने का कि उसने जो बयान दिए हूबहू दर्ज किए गए। हम बदलते हुए भारत में एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां जवान भांजी के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों के खिलाफ पत्रकार मामा को पुलिस में शिकायत करने पर जिंदा रहने का हक नहीं है, बदमाश गोली मार देते हैं। हम एक ऐसे दौर में पहुंच गया है, बदलता हुआ भारत, नया भारत, जहां विधानसभा अध्यक्ष को, सत्ता पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करने का हक नहीं है। अगर कारण बताओ नोटिस जारी करता है तो राजस्थान हाई कोर्ट रोक लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा सकता हाई कोर्ट के जजों के द्वारा। मैं पहले जिक्र करूंगा 6 जुलाई को अररिया में 22 साल की युवती जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़ी हुई उस युवती के साथ में गैंग रेप होता है। वह अपने दोस्त के साथ, जो दोस्त उसको मोटरसाइकिल चलाना सिखाता है, उसके साथ मोटरसाइकिल सीखने के लिए जाती है और दोस्त उसको दूर लेकर जाता है जहां पहले से ही तय कुछ लोग बैठे होते हैं और वो उसको पकड़ते हैं, गैंग रेप करते हैं और दोस्त वहां से भाग जाता है। 7 जुलाई को जन जागरण शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पीड़िता थाने में जाती है, अररिया थाने में और पुलिस थाना, महिला थाने में, और उसके बाद 7 जुलाई को और 8 जुलाई को मेडिकल की प्रक्रिया पूरी होती है और 10 जुलाई को अररिया की कोर्ट में प्रथम मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता 164 के तहत बयान देने के लिए पहुंचती है। बयान देने के बाद जज साहब ने मास्क लगा रखा था और जज साहब पीड़िता के बयान हस्ताक्षर करने से पहले पीड़िता को सुनाते हैं। जो उच्चारण पीड़िता को समझ नहीं आ रहा था। पहली गुस्ताखी पीड़िता ने यह की कि कहा कि आप जज साहब रुमाल हटा करके पढ़ेंगे तो मुझे साफ साफ सुनाई देगा। जज साहब को यह बात नागवारा गुजरी। दूसरी बात पीड़िता ने क्या कहा? पीड़िता ने कहा कि हमारे साथ में कोर्ट रूम के बाहर हमारी सहयोगी, हमारी मददगार, जो पुलिस थाने से लेकर यहां तक मदद करने के लिए कल्याणी दीदी खड़ी है, उनको बुला करके और पढ़वाया जा सकता है। वो पढ़ करके बता देंगे कि जो बयान मैंने दिया वो हूबहू दर्ज हुआ कि नहीं। ये बात इसलिए भी कि जिस तरीके से जज मास्क लगा करके बयान पढ़ रहे थे, वो उच्चारण पीड़िता को समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है कि पीड़िता ने भी जब रुमाल लगा रखा हो और पीड़िता का उच्चारण जज साहब को, अदालत को समझ न आ रहा हो, लेकिन जज ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की और अदालत की नाराजगी से भयभीत पीड़िता ने तत्काल अपने द्वारा जो बयान थे उन पर हस्ताक्षर के कोर्ट के बाहर चली गई। कोर्ट के बाहर जाने के बाद अदालत के अंदर बुलाया जाता है कल्याणी, और कल्याणी के साथ तन्मया भी दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाने पर जज पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो वह अपना परिचय देते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़े हुए हैं। तो जज कहते हैं कि तुमने इसको तमीज नहीं सिखाया, बदतमीज लड़की है। और वो दोनों भी जज साहब से आग्रह करते हैं कि मसला यह है कि आप
ये बयान जानना चाहते हैं, एक बार पढ़ के सुना देंगे तो क्या दिक्कत है इसमें। पूरी अदालत में जो अदालत में कारिंदे होते सब शोर शराबा मचाते हैं, और उस शोर शराबा में उनकी बात, पीड़िता की बात, और पीड़िता की पैरवी थाने से लेकर कोर्ट तक पहुंची, कोर्ट रूम के बाहर कल्याणी और तन्मया, उन सबको समझ नहीं आता है। और अदालत में, न्याय के मंदिर में गैंग रेप पीड़िता और उसकी मददगार कल्याणी और तन्मया पर धारा 353 के तहत, धारा 228 के तहत और धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर उनको जेल भेजा जाता है। देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से लेकर सामाजिक संगठन और तमाम की तरफ से पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आग्रह करने के बाद 10 दिन बाद पीड़िता को तो रिहा किया जाता है, लेकिन कल्याणी और तन्मया आज भी जेल में है। अब मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि हम आप सब लोग, भारत के लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो बलात्कार पीड़िता होती है, समाज उसको ही दोषी मानता है। एक बात, पहली बात तो ये थी कि वह बहादुर लड़की जिसके साथ गैंग रेप हुआ, उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट तक पहुंच करके 164 के तहत बयान दिए, और बयान ही नहीं दिए वो, बल्कि आप बीती को दोबारा से सुनना चाहती थी ताकि किसी भी कीमत पर दोषियों को सजा से बचाने का कोई मौका न रहे। तो गैंग रेप उस पीड़िता के साथ हुआ, इसका दोष किसका है? सरकार और व्यवस्था का। हर कोर्ट के अंदर, थाने से लेकर के कोर्ट के अंदर तक हमारे देश के अंदर एक अपमान सहना पड़ता है बलात्कार पीड़िता को, इसलिए लोग शिकायत नहीं दर्ज कराती हैं पीड़िताएं। उस बहादुर लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। लोग बलात्कारियों के पक्ष में, पीड़िताओं के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं। कल्याणी और तन्मया उस पीड़िता के साथ खड़े हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले वापस आता हूं। आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते फिर रहे हैं, सुने गए कि यदि गुरु नहीं होते, बापू नहीं होते तो मैं गुमनाम ही जीवन जी रहा होता। मैं जिक्र कर रहा हूं संत आसाराम पर, जिन पर अगस्त 2013 में मुकदमा दर्ज हुआ। हर उनके खिलाफ बलात्कार का जो शिकायत पीड़िता थी वो 16 साल की बालिका और उसका परिवार रहा। देश उस बालिका के साथ खड़ा नहीं हुआ था, कोई और उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था। और आप सब लोगों ने देखा जो गवाह थे, 9 गवाहों पर जानलेवा हमला किया गया, जिनमें तीन लोगों की, 3 गवाह की जान चली गई थी। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं। दूसरा जिक्र है, आपने देखा होगा राम मंदिर निर्माण के लिए चिन्मयानंद, संत चिन्मयानंद ने उन्हीं के विद्यालय में पढ़ने वाली, कानूनी की पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली छात्रा ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। कोई सुनवाई नहीं हुई। उसे सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटकाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाकर के उस पीड़िता की बात पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, राम जन्मभूमि के आंदोलन की अगुवाई करने वाली चिन्मयानंद को गिरफ्तार कराने के लिए पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हालांकि बाद में पीड़िता को भी जेल में डाला गया। यह दूसरा जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। मैं तीसरी घटना आपको बताना चाहता हूं भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का। कुलदीप सिंह सेंगर ने भी अपने ही गांव की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। और जब बलात्कार किया तो 4 जून 1917 को बलात्कार पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 18 फरवरी 2019 को उन्नाव में सामूहिक बलात्कार के मामले में और जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पीड़िता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया।
उसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि पीड़िता के पिता को पुलिस ने 8 अप्रैल 2018 को फर्जी मुकदमे में अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तारी के बाद आप सब लोगों को मालूम होगा, विधायक और उसके भाइयों ने पुलिस कस्टडी में अपने साथियों के साथ मिलकर के और पीड़िता के पिता को पीट पीट करके 9 अप्रैल को 2018 को पीड़िता के पिता की हत्या हो गई थी। और जब उस पर सुनवाई नहीं हुई, तब उसको जाकर के मुख्यमंत्री के आवास में के बाहर बालिका ने आत्मदाह का प्रयास किया। हर आत्मदाह का प्रयास जब किया तो आप समझ लीजिएगा, ये 18 फरवरी की बात है। उसके बाद क्या होता है, और यह मामला इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि विधायक ने पीड़िता के पिता की हत्या कर डाली। रायबरेली में 28 जुलाई 2019 को जब पीड़िता अपनी मौसी और वकील के साथ में जब वो जा रही थी कोर्ट में, तो रास्ते में ट्रक से टक्कर मार करके उनकी गाड़ी, जिसमें आप सबको मालूम होगा कि मौसी की डेथ हो गई और वकील और वो मरणासन रही और बहुत बड़ी मुश्किल से वो बच पाई है। अभी एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, कासगंज का, अभी 15 जुलाई का है। 15 जुलाई को 4 साल पहले सपा के राज में जिन्होंने गैंग रेप किया था 17 साल की लड़की के साथ में, वो बलात्कारी 4 साल बाद छूट कर जब आया जमानत पर, तो कासगंज में जब मां के साथ पीड़िता चल रही थी तो ट्रैक्टर से कुचल करके मार डाला। मैं और एक घटना बताना चाहता हूं, अभी आपको मालूम होगा गाजियाबाद की। गाजियाबाद में भांजी के साथ छेड़खानी करने वाले पत्रकार ने अपनी भांजी की हिफाजत के लिए पुलिस में मामला दर्ज करवाया, शिकायत दर्ज करवाई, और शिकायत दर्ज कराने के बाद गाजियाबाद की पुलिस ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। आप सब लोगों को मालूम है कि 20 जुलाई को पत्रकार विक्रम जोशी को अपराधियों ने गोली मार के हत्या कर दी। अब मैं आप सब लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु संत आसाराम बापू पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है। 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करते हैं और गवाहों को चुन चुन करके मारने का प्रयास किया जाता है। राम जन्मभूमि के आंदोलन की अगुवाई करने वाले संत चिन्मयानंद पूर्व केंद्रीय मंत्री बलात्कार करते हैं। पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यही नहीं, पीड़िता को जेल जाना पड़ता है। और तीसरी घटना जो मैंने आपको बताई वह है कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा के विधायक 17 साल की लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, और जब वह लड़की शिकायत दर्ज कराती है तो शिकायत वापस लेने के लिए पीड़िता के पिता को फर्जी मुकदमे फंसा करके और पुलिस कस्टडी में पीट पीट करके मार डालते हैं, और वह लड़की आत्मदाह करने का प्रयास करती है। तब मामला उजागर होता है। बाद में उस लड़की, उसके वकील और उसके साथ में उसकी मौसी, इन सब के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जो प्रयास किया था वह आज के सामने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इन सब मामलों में अररिया में भी पीड़िता और उसकी मां को ट्रैक्टर से रौंदने का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं आता है जहां पर पीड़िता के साथ में देश के लोग खड़े होते हों। और अररिया के अंदर कल्याणी और ट्रांसजेंडर तन्मया, मैं उनको बहादुर को बधाई देता हूं कि वो गैंगरेप पीड़िता खुशी, मैं उसका बदला हुआ नाम बता रहा हूं, खुशी के साथ खड़े होते हैं, जिसके साथ में 6 जुलाई को गैंगरेप होता है, 7 जुलाई 8 जुलाई को मेडिकल की प्रक्रिया पूरी होती है, और 10 जुलाई को वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास अररिया कोर्ट में पेश होती है, अपने बयान दर्ज कराती है और यह जानने का प्रयास करती है कि जो बयान मैंने दिए, क्योंकि जज साहब की
जो उच्चारण है मास्क लगाने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था, उसने इतना अपराध कर दिया कि कहा कि मेरी मददगार है, कल्याणी दीदियों को बुलाकर पढ़ाया जाए। और तब कल्याणी दीदी, तन्मय्या और पीड़िता को जेल में भेजा जाता है। मैं ये बात इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से अदालत में बैठे जजों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये तौर तरीके बिल्कुल खास करके बलात्कार पीड़िताओं के संदर्भ में मैं कहता हूं बिल्कुल अक्षम्य है, बहुत गलत है, अशोभनीय है ये व्यवहार। एक तो समाज उन्हीं पर उंगली उठाता है जो बलात्कार की पीड़िता होती है और उसके ऊपर से अदालत में अगर जाए और अदालत में अशिक्षित, तो हमारे अररिया में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट कह रहे थे कल्याणी और तन्मय्या को, तुमने इसे तमीज नहीं सिखाया, पीड़िता के लिए सवाल किया जा रहा था। मैं अररिया में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जज साहब से जानना चाहता हूं, जज साहब मुझे बताइए कि क्या बलात्कारी को, पीड़िता को कोर्ट में बलात्कार से पीड़ित होने के बाद कोर्ट में 164 के बयान देने से पहले क्या उसके लिए कोई अलग से क्लास होनी चाहिए, क्या उसे सिखाने के लिए? तो जरा हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने उन बलात्कारियों को सिखाने के लिए कोई तरीका इजाद किया कि बलात्कारी गैंग रेप न करे, बलात्कारी न करे, ये व्यवस्था। मैं आपके सामने दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं पटना हाई कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश को साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि अररिया में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने जिस तरीके की हरकत की है, उस हरकत के 2-3 बड़े संदेश गए। एक संदेश तो यह गया कि यदि बलात्कार पीड़िताएं थाने में मुकदमा दर्ज करा करके और अदालत में 164 का बयान दर्ज कराने के लिए आए और वो अगर जानना चाहे कि मेरे बयान हूबहू दर्ज किए गए कि नहीं, तो जेल भेजा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक संदेश अररिया में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने दे दिया है कि यदि देश में किसी को बलात्कार हो, गैंगरेप पीड़िता हो, तो उनको भरसक प्रयास करना चाहिए कि अदालत में आकर बयान न दें, और यदि बयान दें तो उनको जानने का हक नहीं है कि उनके बयान हूबहू दर्ज हुए कि नहीं हुए, उनको जेल भेजा जाएगा। दूसरा संदेश यह दिया कि भले गवाहों की हत्या करवा दी हो आसाराम ने, सेंगर ने पीड़िता के पिता को मरवा दिया हो, चिन्मयानंद ने पीड़िता को भी जेल में भिजवा दिया हो, और कासगंज में बलात्कारी ने बाहर आकर पीड़िता और उसकी मां को ट्रैक्टर से रौंद दिया हो, और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जवान भांजी की हिफाजत के लिए बदमाशों के खिलाफ, छेड़खानी करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले विक्रम जोशी को, पत्रकार विक्रम जोशी को बदमाशों ने गोली से मार दिया हो, ऐसी दशा में भी अररिया में गैंगरेप पीड़िता के पक्ष में बहादुर, कल्याणी और तन्मय्या जन जागरण सत्य संगठन से जुड़े हुए जो बहादुर खड़े हुए, जो जेल में हैं, हम सब लोग उनके साथ में, और मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से भी और मैं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आपको तत्काल बिना शर्त के कल्याणी और तन्मय्या को न केवल रिहा करना चाहिए बल्कि कारण बताओ नोटिस भी आपको प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अररिया को जारी करके जानना चाहिए कि इतनी सी बात की सजा, और वो भी न्याय के मंदिर में। मैं बहुत हैरान हूं कि न्याय के मंदिर में भी अन्याय हुआ है। ये जो मामला दर्ज किया गया 353, 228 और धारा 118 के तहत, ये 100% फर्जी मुकदमा है। अब आप समझ लीजिएगा कि न्याय के मंदिर में भी अगर मुकदमा फर्जी दर्ज होने लग जाए तो लोग कहां जाएंगे। और मैं आप सब देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं, क्या बलात्कार पीड़िता को उसके बयान हूबहू दर्ज हुए कि नहीं हुए, यह जानने का हक क्यों नहीं है? और यह जानने का यदि आप सब लोग मानते हैं कि हक है, तो मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि हमारी इस बात को दूर तक तब तक फैलाएं जब तक यह बात पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस रूप में ना आ जाए कि वाकई ही अररिया में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। और दूसरी बात, क्यों जाएंगे लोग हमारे देश के अंदर
बलात्कार पीड़िता के साथ में, क्योंकि कल्याणी और तन्मया के तहत तरह उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक से आग्रह करता हूं कि बिल्कुल अररिया की कोर्ट में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने गैंग रेप पीड़िता के पक्ष में मदद करने वाले कल्याणी और तन्मया को जेल भेज करके अपराध किया है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे देश के अंदर कानूनी व्यवस्था तो पुरजोर है, लेकिन एक तरफ बलात्कारी ताकतवर है, आसाराम, चिन्मय नंद और कुलदीप सेंगर की तरह, या जो कासगंज में पीड़िता को ट्रैक्टर से कुचल दिया, या जिन्होंने पत्रकार को विक्रम जोशी को गोली से मार दिया। और अगर ऐसा नहीं हो, बलात्कार करने वाले कमजोर हो, तो अदालत में बैठा जज भी कुर्सी के, मैं कहता हूं, ताकत का दुरुपयोग कर पीड़िता को और पीड़िता के पक्ष में उसकी मददगारों को जेल भेजने का अपराध कर सकता है। आप सब लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि अररिया में गैंग रेप पीड़िता खुशी को 10 दिन के लिए जेल भेजने और कल्याणी और तन्मया को निर्दोष, दोष तो तब होता कि वो बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए और पीड़िता के पक्ष में अदालत तक पहुंचे, उन्हें जेल के अंदर रखना न्याय संगत नहीं है। लेकिन बदलता हुआ भारत है जहां हाई कोर्ट तय करता हो कि विधानसभा अध्यक्ष को, विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का हक नहीं है, जवान भांजी को छेड़ने वाले बदमाश तय करते हो कि पत्रकार मामा को पुलिस में शिकायत करने का हक नहीं है। अररिया कोर्ट में बैठे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तय करते हो कि बलात्कार पीड़िता को अपने बयानों को जानने का हक नहीं है और उसकी बलात्कार पीड़िता के पक्ष में कोर्ट रूम के बाहर तक पैरवी करने मददगारों को आने का हक ना हो। इस दशा में हमारा भारत पहुंच चुका है और बलात्कार का आरोपी जेल से बाहर आ जाए तो वो ट्रैक्टर से रौंद देता है और बलात्कारी अगर कुलदीप सेंगर जैसा है तो शिकायत होने पर मामला दबा करके पीड़िता के बाप को मरवा देता है, और अगर ताकतवर चिन्मयानंद की तरह है तो जेल जाने से पहले पीड़िता को भी जेल भिजवाने का ताना बाना बुनवा देता है। मैं आप सब लोगों को जोरदार जिंदाबाद कहते हुए हम सब कल्याणी और तन्मया के साथ थे, कल्याणी और तन्मया के साथ हैं। हम उस अररिया में गैंग रेप पीड़िता जिसका बदला हुआ नाम खुशी है, हम उसके साथ थे। हम पूरे देश में तमाम पीड़िताओं के साथ थे, हैं और रहेंगे। मैं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पुनः आग्रह करता हूं कि संज्ञान ले और बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उसके मददगार कल्याणी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।